वंदे मातरम, भारत माता की जय। यही फरे मणिपुर इमाने यही फरे। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल लौरेम्बम गिरिजा देवी, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। मैं रहने वाला मणिपुर का छोटा सा हिस्सा है भारत का, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सबको पता है ये मणिपुर बहुत छोटा जगह है। ये जगह में हम मैतेई, कुकी, नागा, मैतेई पांगल और मैतेई नेपाली, मैतेई पंजाबी, सब लोग हम एक कथा हम लोग बहुत प्यार से रहती है। भाई ये शुरू हुआ है, कब हुआ है? 3 मई 2023। उसी दिन से मैतेई और कुकी के बीच में क्राइसिस शुरू हुई है। उसी में सबको पता है ऑलमोस्ट 60,000 अप्रोक्सीमेटली सबका घर डिस्प्लेस हो गया, किसी का घर जल गया। और अपना कुकी एरिया में रहने वाला मैतेई सब मैतेई एरिया में भागकर आ गए। मैतेई एरिया में रहने वाला कुकी सब कुकी एरिया में भाग गए। जो भाग कर आया, सब कुछ छोड़ कर आया। वो लोगों के पास कोई कपड़ा, कोई खाने की चीज़ नहीं है, कोई घर नहीं है। बहुत मुश्किल से वो लोग जी रही है for the last 3 years। For the last 3 years बिना हर चीज छोड़कर वो आदमी रहे, कितना मुश्किल से रहे होगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है, खाली मणिपुर के साथ नहीं है। ये हमारा भारत के देश का कोई भी हिस्सा में आप लोगों के साथ भी ये सब घटना हो सकता है। और सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मणिपुर भारत देश का एक हिस्सा है और भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। और मणिपुर में भी डेमोक्रेटिक क्यों नहीं हो रही? डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मणिपुर ऑल्सो। एंड मणिपुर हिस्ट्री में सबसे भारत का हर स्टेट से सबसे अच्छा स्टेट है मणिपुर। पता है आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में मणिपुर एक किलिंग फील्ड थे। उसी जगह में मणिपुर के एरिया में है INA, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस का, और रॉयल आर्मी ब्रिटिश का, दोनों का लड़ाई मणिपुर में हुआ है। मणिपुर किलिंग फील्ड। और मणिपुर ऐसा एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस भी है। मणिपुर में हमारा मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एयरफील्ड मार्शल अर्जन सिंह को DFC अवार्ड दिया है। एक कोयरंगी एयरपोर्ट में in 1942 by that Lord Mountbatten, the last Governor General of India. That's why Manipur is a very important historical place. और मणिपुर से भी बहुत चीज़ आप लोग सीखने का बहुत ज़रूरी है। मणिपुर इमा कैथल, this is the only one women market in the world. And इधर ही हम लोग को हमारा सरकार बोलता है वुमेन एम्पावरमेंट। आप मणिपुर से सीखो, मणिपुर का औरत कैसी है, मणिपुर का औरत की हिम्मत, मणिपुर का औरत बाकी नॉन मणिपुर भारतवासी मणिपुर का औरत से हिम्मत कितना है सीखो। जान देने के लिए भी तैयार है, कुछ भी कर सकता है अपना मणिपुर को बचाने के लिए, मरने का तैयार है। आज भी मणिपुर का महिला भाई भी आप देखो कैसे मणिपुर को बचाने के लिए हर तरीका का आर्म फोर्सेस का कितना टीयर गैस, कितना लोग मर गया, कितना लोग आज भी तकलीफ में है। और ये एक चीज भी मैं बोलना चाहती हूँ, हमारा स्टेट बहुत मुश्किल में है, हमारा इकोनॉमिक डाउन हो गया है। नेशनल हाईवे नंबर 2 and 37 and 102 ब्लॉक करके रखा है। कौन ब्लॉक किया? बोल रही कुकी ने ब्लॉक किया। नहीं, कुकी ने ब्लॉक नहीं किया, ये ब्लॉक करके रखा है बेरा स्पेशल फोर्स, असम राइफल एंड इंडियन आर्मी। क्योंकि जब कुकी ब्लॉक करे तो आप लोग खोल क्यों नहीं सकता है? आप क्या कर रहे हो?
अब देख रहे हो, अब हमारा मणिपुरी लोगों को बचाना नहीं है, गोली चला रही है, आप देख रहे हैं आराम से कमर में हाथ रखकर, क्यों देख रहे हो? अब बचाना नहीं मणिपुर लोगों को, आपको खोलना चाहता है तो आपके तो दाहिना हाथ का काम है, खोलना है तो खोल सकता है आराम से। मणिपुर में रहने वाला सभी सिटीजन को तंग करने के लिए यह करके रखा है। और आर्म फोर्सेस, मैं भी आर्म फोर्सेस का हिस्सा हूँ, हमारा पूरा जिंदगी हमने आर्म फोर्सेस में दिया है। हम घर में वापस आते समय हमको शांति से जीना चाहता है, वो भी जीना नहीं देते। अब देखो बीएसएफ का जवान अपने घर में अपने बच्चों को मार दिया, क्या है ये? क्या ये इंसाफ है? अभी 350 to 450 of the Manipuri officers are there in the Indian Armed Forces. इतना इंडियन आर्म फोर्सेस में मणिपुरी ऑफिसर्स है, आप सोचो कितना जवान होगा। ये खाली आर्म फोर्सेस का, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईआरबी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, कितना जगह में मैतेई होगा और मणिपुरी होगा। ये लोगों का मॉरल डाउन कर रहे हैं, वो सोचेगा मैं घर वापस जाने के बाद में मैं भी सेफ नहीं होगा। और मैं नौकरी करते समय बहुत दूर दूर पाकिस्तान बॉर्डर में, ईस्टर्न बॉर्डर में, मुझे भी नहीं पता मेरा बच्चा बीवी कब मारेगा। ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको सोचना चाहिए, आपको प्रोटेक्ट करना आपका ड्यूटी है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम लोग अपना जान देने के लिए आर्म फोर्सेस में आकर, हम जब आर्म फोर्सेस में अपना नौकरी के लिए जाता है, हम कभी नहीं सोचता हमारे घर में बच्चा है, हमारे घर में हस्बैंड है, मैं कब मरूंगी, मैं कब जिएगा। जब आप यूनिफॉर्म डालते हैं आपको पता नहीं चलता है आप कब मरेगा, कब जिएगा। आप कभी चिंता नहीं करते अपना फैमिली में कौन है, क्योंकि हमको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लुक आफ्टर आवर फैमिली। और एक और बार, ग्लोबल वार्मिंग, कितना पेड़ पौधा लगाया दिल्ली, यूपी एंड एरिया, 2 करोड़ 3 करोड़ इतना पौधा प्लांट हमने प्लांटेशन किया है। आजकल तो गिफ्ट में भी, रिटर्न गिफ्ट में भी प्लांट दे रही है एक दूसरे को। और मणिपुर में पूरा पेड़ पहाड़ से काट काट कर पॉपी प्लांटेशन, ड्रग प्लांटेशन, ये सही है? नहीं है। आप इधर ही प्लांटेशन कर रही है तो आप आर्टिफिशियल कर रहे हैं। मणिपुर में पहाड़ में नेचुरल प्लांट है, ये क्या फायदा है? आप इधर प्लांट करके उधर पूरा पहाड़ को गंजू बना कर रखा है, ये फायदा है? कोई फायदा नहीं है, लॉजिक नहीं है। और एक और मैं बोलना चाहती हूँ, राम राम बोलने से नहीं चलेगा, आपको राम को जैसी बनना चाहिए। आप मणिपुर में आइए, राम बनिए। किसको बोल रही हूँ आप लोग को सब पता है। और मणिपुर बचाने के लिए हमारे सब नॉन मणिपुरी भारतवासी आइए, मिलकर मणिपुर बचाएंगे। मणिपुर आप लोगों के साथ मिलकर हम बचाना चाहता है। आप मणिपुर नहीं बचाएगा, अब भारत भी नहीं बचा पाएगा। एक न एक दिन आज मणिपुर का हालत है, पूरा भारत में भी यही सही सेम होगा। क्योंकि मणिपुर ऐसा जगह है, ये भगवान का जगह है। ये जगह में शिव जी, पार्वती सब होकर गया वाला है। आप मणिपुर बर्बाद करेंगे तो भारत बर्बाद करेगा। ये आप सब नॉन मणिपुरी ध्यान में रखिए। आप मैतेई लोगों, मणिपुरी लोगों के साथ में आकर मणिपुर को बचाने के लिए आप लोग भी साथ में आइए, आवाज उठाइए। हम लोग आप लोगों का मदद, आप लोगों के साथ आवाज उठाकर मणिपुर को बचाना चाहते हो। जय हिंद, भारत माता की जय। मणिपुरी माने एफआर है, मणिपुरी माने एफआर है। नमस्ते, गुड इवनिंग भारत के सभी साथियों को। टुडे वी केम फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट demanding to end violence in which unarmed civilians and citizens of the country are being killed by armed militants. Is it cookie militants?
let the evidence and let the actions answer to the people of Manipur by the government of India. I want to ask the people present here, are the violence being perpetrated more to the unarmed civilians by Kuki militants, by security forces, or which other forces? Is it Kuki militants? Yes or no? That's what we are saying, because what is more important here, the country wants a lot of data, documentation and evidence. And all the data, documentation and evidence are going to the side. Today as a citizen of India and a citizen of Manipur, as per this data, documentation and evidence, we are saying this. So why is it that these militants are allowed to perpetrate violence to unarmed civilians more and more, whenever they like, wherever they like, however they like? And if the government remains silent on this matter, will not the government be questioned as, are you partner in the crime? Will I be arrested for asking this question? Because a conscious citizen, a morally high citizen, makes the society develop to a higher level. If something is going wrong, if things are not working out as should be, then where has the thing gone wrong and why it has gone wrong? Do not the citizens of India have the right to question? And do the people, the common Manipuri people who are affected as the collateral damage in all these crises or engineered conflict, as we say, should not be questioned this. And today, while coming here in Jantar Mantar, the only place where common people could voice up their issues, as a woman, as a mother, and as a hurt, grieved, bereaved, shocked, asking to you, in the peaceful night, when a mother who is holding her 5-month-old baby and a 5-year-old son being snatched away brutally by firing the bomb by these armed militants, what will you feel? Those mothers, those women who have gone through birth pains, they know the pain. And as Malika says, when children die in war and conflict, what is the loudest voice that is heard by the people? That is the lowest, the silent cry of the mother. When this Tronglawi incident in Moirang happened, yesterday we saw the video of the mother saying, when the coffin was laid to the ground to rest in peace with God, what did the mother say? The mother said, "Amukhan Uvaroy, I will never see you again." So, for no fault of us, we know that that is not in our hands, neither bird is in our hands, but to die like this, to snatch away like this, what are we as a government? When you know that things can happen, how things will happen, why this has not been checked? And this has not only been the Trolawi incident. The 2 children died, the mother is left like abandoned. How she must have felt. But in another form of violence, this has been continuing at whenever the militants they like. How about the women farmer who was killed in 2025 when she was tilling her field because without food nobody can graze? And what do the farmers give to the people? If the farmers do not farm, we will be able to eat any food? No. She was doing her responsibility, she was carrying out her duty. And while carrying out her responsibility and duty as a farmer, she died by the bullet fired from the militants.
then what is the responsibility of the government? Government of India or government of Manipur? We all have to ask, because you are not doing your responsibility, or you are just abdicating, or you are looking away the other round for certain strategy. What is the strategy? What kind of movement you want to end in Manipur? What kind of conflict you want to end in Manipur? If you want to end insurgency in Manipur, like the way you said that you wanted to end Maoism, the Maoist movement in Chhattisgarh or in central or southern part of India, why you don't adopt an anti-insurgency strategy instead of conflicting or making the communities conflict with one another by using some kind of proxy people? And why is Kuki militant group or the Sioux group given so much importance by government of India? It was first signed in 2025 with Assam Rifles, and during that signing ceremony, more than 20 group people belonging to the Kuki Sioux group signed. And ZRA, whose founder was former member of parliament of Myanmar, a Myanmarese citizen, was there. And why did India government sign a suspension of operation agreement with a Myanmar-based military or militant group? This will make eyebrows raised among the citizens, among the diplomats, among the intelligence. 2008, a tripartite agreement was signed because government of India, government of Manipur included. But are the agreements under Sioux being checked by the government of India? Why is it that rupees 3,000 is allowed to be collected from every vehicle that passed through the national highway by Kuki militants? They also got a stipend of rupees 6,000 from the government of India, paid through the Ministry of Home Affairs from the taxpayers' money. So will not the taxpayers of India question that you kept them in suspension of operation, but you allow them to continue the violence, the sophisticated weapons that they are being carried, where are they coming from? Why they are not checked by the government of India? Do you know that the Indian Reserve Battalion, which was camped there in Moreh, the SDPO, Sri Anand Chingtham, who was killed, in his killing was involved from the Kuki National Army Group, KNFP also, and NIA, while making this arrest, it was revealed. So when Sioux militants who are under a tripartite agreement with the government are involved in the violence, why are you then not controlling, or why are you keeping the Sioux agreement then? For what purpose? What is the strategy? Who is the agency that is guiding, that is giving the advice that Sioux militants should be kept and should be used for different strategy in Manipur for what gain? But a more important question now is, many other insurgent groups or who rise for a revolutionary movement because of not being happy with the conditions that have prevailed in Manipur after merger with India. All this need to be looked with analytical understanding, with logical understanding that why this have happened. More than 50, 60 years have crossed, but then these movements are still alive. For what reason? Because if we are looking to end violence by violence in a very sensitive area where there is a historical background, it will be like cutting the branch but not rooting out. The roots has to be examined, the things have to be checked in the roots. But we have not seen this so far. It is like in faraway Manipur, which is about 2,500 kilometers away from Delhi,
as long as the bombs or the guns did not reach to a certain decibel, things are always looked away. So what we are now trying to say is that India government is saying Act East policy is coming. Manipur is the gateway to Southeast Asia. The trains will be coming. And what has that got to do with the violence that are being perpetrated? If this has any interlinkages, then why some kind of transparency, open level talk do not happen with different sections of the society, whatever movement or whatever insurgency is there in Manipur? Then instead of 2 groups or 3 groups letting them fight each other, because if security forces use means of insurgency, and if India government thinks that India will be questioned in the United Nations or any international forum or within its own country, if it allowed proxy people or proxy group to end certain movements and letting the violence to continue like this, it will also question the government itself. So this kind of stand taken by government will not fire back to the government of India. The love of the country by the people of Manipur now is itself being questioned by the government of India. And do you want the youths, the people, to have anti-national feelings? If this is so, then it is not a good venture, it is not a good adventure. Whatever the agency that intelligence is being given to the government of India, to the Ministry of Home Affairs, I don't think this is working in the right way. If you wanted to test the people, how far you can resist till we achieve our strategy, we will go on seeing. That means you are challenging the people. Do you challenge your own citizens? And what will you gain out of it? This is something that we have to think. So, recently also, April 30th, that India government had a talk with Sioux militants. There's some camps being shifted from here and there. It is like a merry-go-round. Do you know that the whole Imphal Valley has been surrounded by camps of Kuki militants and nearby the camps of Central Security Forces? And what is this strategy meant to do? The people who are staying in the Imphal Valley are already like a group or a beings which is living like in a fish pond. Whenever you want to catch, you can catch. Whenever you want to move, you cannot move. Why certain section of the people are not allowed to move the highway? Red zone, safety zone, whatever zone. How far this will continue? Now that we are asking why that these things did not end, I have heard of other speakers, our speakers who have come here today also. If it is mob violence, if it is a spontaneous riot, it ends in few hours or few days. Gujarat riot, I don't want to mention. Malegaon, Delhi, we have seen. But in Manipur, it is not. That means the people are asking, there is someone's hand, some agency's hand. Something is there that it is letting to continue like that. And the more this conflict or this crisis continues, it is revealing very clearer that things are being moved, things are being done in a very well planned, calculated and coordinated way. So the question now is, the streets in Imphal, you listen, especially I request the media person, the national media, to ask what are the languages, what are the people talking in the streets of Imphal. If the strategy of using to let 2 groups or 3 groups of people fight with one another to end insurgency and to weaken one another, it will be a game changer.
I think, or we all thought, in these 3 years down the line of things happening, this is being tasted in Manipur. But using one violence to end another violence. For example, if you are using the Kuki militants or the Sioux militants, what Hillary Clinton has said, you cannot keep the snake in your backyard for long, that it will only bite your neighbor. But whenever it sees the background, the snake is going to bite whatever which is seen nearby the background. Why are you letting these kind of things to happen? Manipur people wants peace. During the merger agreement, whatever the controversial that happened at the time, the king was forced to sign, or some people of Manipur also wanted to be part of India, but there was one clear points were there, that was to safeguard the integrity of Manipur, the territorial integrity, as well as Raksha Karna. The Raksha Karna, all things are embedded here. Now, we common people, we are no more safe in spite of more than 60,000 security forces being stationed in Manipur, and we hear more people are going to come. So for this reason, what we are trying to say is that, please, India government, without saying much, by nature itself, things have come up to the top. Things have been clear now. Clarity has come. That it is up to you to decide when will Manipur government, or when will you end the violence, government of India. There is no other people who can end, because the same strategy, the same way in which how to end violence and conflict are not being used in Manipur. As long as guns and people holding guns are allowed to roam around freely in the hills or in the nearby areas, no peace will come in Manipur. Control the guns, control the bombs, control the militants, control the camps whom you have stationed, the militant camps, to have peace in the problem. But one thing, while you are using to control these guns, you cannot give partiality. If you have to do it equally with all the groups, not favoring one group over the other. That means you are creating more inequality using divide and rule. Colonialism has gone, but colonial ideas still persist, and you wanted to live in that hangover. That will be a disgrace in the country. We are very hurt. Let peace prevail to the mother. But the mother's cry, when in the deep night, when nobody is there, when she is alone, the feeling that she will go through, I know. So please, I would like to end this because other groups are there. I just wanted to say that Manipur Santi Kanana Purakani. India government, Manipur Santi. ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯣꯟꯊꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯆꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯖꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ खंजई। आज 3 साल हो चुके हैं मणिपुर के क्राइसिस को। मणिपुर में जो अनरेस्ट हो रहा है, ट्रेजिडी हो रहा है, उसको 3 साल हो चुके हैं। बट अभी तक जो भी हमने अभी तक देखा है गवर्नमेंट के साइड से भी और जो भी है, उस हिसाब से हमको कुछ सुधार नहीं देख रहे। गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि कुछ सुधार आ चुका है, सब कुछ ठीक हो गया है, बट देन जब लोग मर रहे हैं रोज हर दूसरे दिन, तो कोई उसमें नॉर्मल है वो नहीं बोल सकते हैं। हम हर साल यहाँ पे 3 मई को आते हैं, 3 साल हो चुके हैं, और उसके अलावा भी बाकी हर दिन मतलब बहुत दिन को ऐसे अलग अलग दिन को भी आते हैं। पर हम यहाँ पे जब भी आते हैं ना, एक डर के साथ आते हैं कि कब तक हमारे आवाज़ को दबा के रखेंगे, कब तक हमको दबा दिया जाएगा, until when they will ignore our voices, हमारे आवाज़ को कब तक नहीं सुनेंगे, उस डर के साथ आते हैं हर बार जब भी आते हैं यहाँ पे। और जब
जितना भी वो लोग अवॉइड करें हमको, इंडिया गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट, जो भी है, जो भी नहीं सुने, पर हमको एक इंकरेजमेंट के साथ हर बार आना पड़ेगा कि जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम आते रहेंगे। और ये इनकरेज मतलब हमें, आई वुड लाइक टू इनकरेज ऑल द पीपल हियर एंड टू ऑल माई, स्पेशली टू ऑल माई फेलो स्टूडेंट्स की यहाँ पे दिल्ली में हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर हमारे लिए हम खुद खड़े नहीं होंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा हमारे लिए। तो वी हैव टू कीप ऑन कमिंग हियर, वी हैव टू कीप ऑन स्टैंडिंग अप फॉर आवरसेल्व्स। और देयर इज द सेइंग इन इंग्लिश, लाइक मॉरल साइंस में हम पढ़ के आते हैं कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। और इग्नोरेंस इज अ ब्लिस वाला बात को हमारा गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हो या मणिपुरी गवर्नमेंट, दे आर टेकिंग इट टू सीरियसली कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। बट अगर हम रोज़, अगर बच्चे मर रहे हैं, रोज़ स्टूडेंट्स का लाइफ मतलब कॉलेजेस बने, स्कूल बने, ये सब होता रहेगा, तो इग्नोरेंस इज़ नॉट अ ब्लिस। इग्नोरेंस ट्रेजेडी ला रहा है हमारे लिए। तो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस को हम इतना सीरियसली नहीं ले सकते अभी। फिर उसके बाद अभी हम यहाँ पे आज खड़ा है बिकॉज हेट्रेड के साथ नहीं आए हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे हेट्रेड लेके नहीं आई हूँ कि इसको मारना है, इसको ये करो, ये करो। आई स्टैंड हियर फॉर रिजोल्यूशन, आई स्टैंड हियर टू रिजॉल्व जो भी मणिपुर में अभी तक जो भी चल रहा है उसको पीस लाइए। जो आई वांट जस्टिस फॉर द पीपल, फॉर द फैमिलीज दैट आर वेटिंग। आई वांट जस्टिस फॉर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। आई वांट जस्टिस फॉर अस, जो मेरे दोस्त है वहाँ पे मणिपुर में, जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो हर रोज़ स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से अपना पोटेंशियल में नहीं जी पा रहे, उनके लिए मैं जस्टिस मांगने आई हूँ यहाँ पे। तो उतना लंबा नहीं बोलूँगी, बट वी ऑल नो व्हाई वी आर हियर, वी ऑल नो व्हाई वी कीप ऑन कमिंग हियर। यहाँ पे जंतर मंतर में हम बार बार क्यों आ रहे हैं, ये हम सबको भी पता है, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि वी हैव टू कीप रेजिंग आवर वॉइसेस। ये बार बार बोल के भी थक जाएंगे, बट आज जो आए हैं, अगर अगली बार ऐसा कुछ आने से भी हम फिर से आएंगे, वो उस रिजोल्यूशन के साथ हम सबको वापस जाना है आज भी। तो ये बोल के आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन एंड मैं अमुक हन्ना तराम नोक चाहिए। थैंक यू।